नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आयुर्वेद विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं। दोस्त, जैसा कि आपको विदित होगा कि आपका पुलिस री एग्ज़ाम हो रहा, उसी री एग्ज़ाम की तैयारी हम आपके लिए यहाँ से करवा रहे हैं। क्योंकि इस समय रूबरू तो हो नहीं सकते, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर आप लोगों की सफलता के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। आप लोग सफल हो जाएंगे, उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है। और आपको यह मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी आपको प्रश्न श्रृंखला कराई जा रही है, अगर आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो इससे बाहर से कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर बात है, क्योंकि हमने आपको हर एक पॉइंट को रखा है। हमने आपकी इस टेस्ट श्रृंखला में हर एक पॉइंट को रखा है, यहाँ तक साहित्य भी रखा, पुरस्कारों को भी रखा, और उसके बाद फिर समाचार पत्रों को भी रखा। अर्थात हमने आपको हर एक प्रकार से सारे के सारे प्रश्न करवा दिए हैं। हाँ, यह है कि अभी हम लोगों ने गद्यांश और पद्यांश नहीं करवाया है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जिस दिन करवाएंगे गद्यांश पद्यांश की 4-5 सीरीज एक साथ करवाएंगे, ताकि आप लोग गद्यांश और पद्यांश से अपने प्रश्न का उत्तर निकालना सीख जाएं। वहां पर इस तरीके से आपका प्रश्न निकलवाया जाएगा। लेकिन दोस्त, आज हम लोग फिर अपने वही अभ्यास श्रृंखलाओं से जुड़े हैं। अभ्यास श्रृंखला का जो हमारा अगला जो आज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह किससे संबंधित होगा? व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, उस व्याकरण से हमने गिने चुने प्रश्न लेके आए, एकदम छठे छठे प्रश्न लेके आए, जो आपके लिए आपके जीवन में, आपकी सफलता में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे शुरू करते हैं। आज हम लोग हमारे यहाँ जो आज हमारा पहला प्रश्न आया है, पहला प्रश्न में कह रहा है कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? विकल्प में आपके सामने रखा गया पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो दोस्त, यह प्रश्न तो आपके दिमाग में हमेशा बना ही रहना चाहिए कि जब कौरवी की बात कही जाती है, कौरवी मतलब क्या हो जाता है? खड़ी बोली हिंदी होती है। ठीक, यह ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली हिंदी है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी है। ठीक, कौरवी का अर्थ क्या होता है? खड़ी बोली हिंदी होता है। इस खड़ी बोली का विकास किस हिंदी से हुआ है दोस्त? तो इस खड़ी बोली का विकास किस हिंदी से हुआ है? सीधी सीधी इस बात होती है, एक हिंदी आती है जिसका नाम क्या होता है? पश्चिमी हिंदी होती है। पश्चिमी हिंदी को ही क्या कहा जाता है? खड़ी बोली, सॉरी, पश्चिमी हिंदी से ही खड़ी बोली का विकास होता है। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया कि पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोली आई है। तो यहीं से ध्यान रखिएगा दोस्त, यहीं से ब्रज आई है, बुंदेली आई है, यहीं से ब्रज आई है, बुंदेली आई है, कनौजी आई है, कनौजी आई है, हरियाणवी आई है। ठीक, हरियाणवी आई है, और यहीं से निकल कर कौन आई है? कौरवी आई है। इस खड़ी बोली का या उपनाम होता है कौरवी। इसको रखने वाला कौन थे? राहुल सांकृत्यायन थे। ठीक, कौन था? राहुल सांकृत्यायन थे। ठीक है, सांकृत्यायन थे। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली का नाम क्या रखा था? कौरवी हिंदी रखा था। ठीक है, यह बात अपने दिमाग में बना कर रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी आपके यहाँ बहुत शानदार आया, बहुत ही सरल, बहुत ही शानदार प्रश्न आया है, और कम से कम एग्जाम में, आपकी परीक्षाओं में 5 बार पूछा गया है, यूपीएससी से लगाकर आपके यूपीएसआई तक में। ठीक, अब इसमें लिखा क्या गया? इसमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण कौन सा है? खा है, था है, चा है या फा है? तो अब आप हमें बताएंगे इसमें से कौन सा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। बात किसकी कही जाती है? अल्प प्राण की। तो मित्र क्या हो जाता है? अल्प प्राण मतलब क्या हो गया? चा हो गया। क्योंकि जब अल्प प्राण की बात कही जाती है तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है। ठीक, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। और जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ठीक, दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। इस तरह दोस्त, इसमें जो विकल्प आया, विकल्प के अनुसार विकल्प नंबर से एकदम सही उत्तर होगा। बाकी यह खा है, दूसरा वर्ण है, तो यह क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। था है, था भी क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। ठीक, और फा है तो फा भी क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? बात क्लियर हुई यहाँ तक? अब यहाँ तक की जब हम बात क्लियर कर लेते हैं तो हम अगले शानदार तरीके वाले प्रश्न पर आते हैं। लिखा गया चाय आगत शब्द है, अर्थात चाय किस भाषा का आगत शब्द है? जापानी का है, चीनी का है, जर्मन का है या पुर्तगाली का है? ठीक, तो आपको यह बताना है कि चाय किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर देखिए उत्तर आपको क्या मिल जाएगा? सी, चीनी है। ठीक है,
चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का एक शब्द होता है, बाकी यह सब विदेशी भाषा है, सब में अलग अलग शब्द आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा में दुख है, लड़का है, सेना है और श्याम है। तो यह आप बताएंगे इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। सिर्फ हमें जातिवाचक छांटना है। तो दोस्त यहाँ पर जो दुख होता है, पहला जो विकल्प दिया गया दुख, यह क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक, और उसके बाद जो सेना हो तो श्याम होता है, या श्याम की बात करते हैं, श्याम क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, श्याम क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। लेकिन यहाँ बात किसकी है? लड़का की है और सेना की है। यहाँ दो विकल्प आपके सामने आए हैं, इन दो विकल्पों में से आपको चयन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मित्र यह जो लड़का शब्द होता है, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब सेना की हम बात करते हैं, या सेना क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। सेना क्या हो जाती है? समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। यह बात आप अपने दिमाग में बना कर रखिएगा। तो जो यहाँ पे लड़का है, लड़का क्या कहलाएगा? लड़का क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। बाकी जितने और विकल्प आपके सामने आए हैं, उन सब के सामने हमने लिख दिया है कौन सी संज्ञा होगी। ठीक है, यह बात अपने दिमाग में सब लोग आज बैठा कर रखिए, क्योंकि हर दिन हम मौत के कदम करीब आ रहे हैं। अर्थात आज कितनी डेट है? अगर आप देखते हैं आज कितनी तारीख है? 9 है शायद। आज 9 तारीख है, 9 तारीख हो गई, कल 10 हो जाएगी। इसी तरह लगातार आते आते हम लोग कहाँ आ जाएंगे? 23 तारीख पर आ जाएंगे। उस दिन हम लोग क्या हो जाएंगे? इतने समय अपने परीक्षा सेंटर पे होंगे, परीक्षा केंद्र पर हम लोग मौजूद होंगे, और वहाँ पे अपनी बारी क्या करेंगे? प्रतीक्षा करेंगे। और वहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, या हमारे दिल पर गुजरेगी कैसे करना है। लेकिन दोस्त यह ध्यान रखिएगा, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबरा जाएंगे तो आप हार जाएंगे। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी काम को घबरा के करेंगे तो घबराएंगे जैसे ही, वैसे ही आप हारेंगे। बिना घबराए, बिना सोचे, बिना कुछ टेंशन के, बिना कुछ तनाव के आप ऐसे जाइए कि एग्जाम हॉल में बैठिएगा। जो आपने पढ़ा सिर्फ उसका ध्यान दीजिएगा, उस पर आप अपने एकदम परफेक्ट रहिएगा। आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप इस तरह से जाएंगे तो आप निश्चित है सफल हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए दोस्त, यहाँ की बात हो गई। अब यहाँ की बात करते हैं। लिखा गया निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए मित्र, यहाँ पे दिया गया है पुल्लिंग शब्द में हवा, कोयला, धारा, शिक्षा। ठीक, अब यहाँ 4 शब्द होते हैं। अब आपको हम इसके पहले वाली भी क्लास में बताए थे, जब लिंग की पहचान करना होता है, किसकी पहचान करना होता है? लिंग की पहचान करना होता है। लिंग की जब पहचान करना हो तो उसको किससे जोड़ा जाएगा? क्रिया से जोड़ दीजिएगा। क्रिया से जोड़ दिया जाता है। जब क्रिया से जोड़ा जाएगा तो शब्द के अंत में होता, होती, ठीक, था, थी, यह दिखाई देगा। ऐसे वो अच्छा, अच्छी दिखाई देगा, भला, भली दिखाई देगा। हवा चलता है कि चलती है? हवा चलता है तो स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन पुल्लिंग है। कोयला होता है कि कोयला होती है? कोयला होता है। दारा होते हैं। ठीक, शिक्षा होती है। अर्थात विकल्प में जो बी वाला विकल्प आया एकदम सही उत्तर हो गया, क्योंकि जब हमने इसको क्रिया से जोड़ा, कोयला होता है, निकाला जाता है, जलाया जाता है, ठीक है, फेंका जाता है, कोयले से मारा जाता है, कोयला पोता भी जाता है। ठीक है, हर जगह देखिए जाता है, जाता है, जाता है की बात आ रही है। तब यह क्या हो जाएगा मित्र? यह क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब अगला जो हमारे सामने प्रश्न आएगा वह देखते हैं। लिखा गया मैं टेलीफोन पर बात करूंगा। मैं करूंगा आप लोगों से टेलीफोन पर बात। ठीक, अब इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त किया गया है? विकल्प है आपका संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है और करण कारक है। तो अब आप बताएंगे कि इसमें कौन सा कारक है? मैं टेलीफोन पर बात करूंगा, इस टेलीफोन में कौन सा कारक है? आप बताएंगे टेलीफोन में कौन सा कारक है। ठीक, आप बताइए कि इसमें विकल्प भी आपके सामने है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है या करण कारक है। तो मित्र यहाँ ध्यान रखिए, पर शब्द आया है, इस पर शब्द पर आप मत जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? टेलीफोन से बात करेंगे, जैसे मार्कर से लिखेंगे वैसे टेलीफोन से बात करेंगे। टेलीफोन पर कहा गया, टेलीफोन पर बैठ के तो बात करेंगे नहीं हम। ठीक है, टेलीफोन पर बैठ के नहीं बात करेंगे। ठीक है, टेलीफोन द्वारा बात करेंगे। तो यहाँ पे द्वारा के शब्द के लिए क्या किया जाएगा? करण कारक का प्रयोग किया जाएगा।
या आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ टेलीफोन पर बात करेंगे, तो यह क्या हो जाए, टेलीफोन से बात करेंगे। इसका भाव यह होता है टेलीफोन द्वारा हम बात करेंगे या मोबाइल द्वारा हम बात करेंगे। ठीक, आप कहते हैं जैसे हम ही लोग झटके में कहते हैं मोबाइल पर बात करेंगे आपसे, तो मोबाइल पर बात नहीं, मोबाइल पर बैठ के बात थोड़ी करेंगे, हम मोबाइल से बात करेंगे ना। किससे बात करेंगे, मोबाइल से बात करेंगे ना कि मोबाइल पर बैठ के बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा क्या गया, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा समास है। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होना चाहिए मित्र। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या कौन सा सर्वनाम है, यह आपको देखना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है यह आपको देखना बताना है। तो विकल्प में आपके सामने आया प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। यह आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आप चयन करें। ठीक है, किसी एक विकल्प का आप चयन करें और चयन करके यह बताएं कि आखिर है कौन सा। ठीक, तो देखिए जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंध, निश्चय और निज, यहाँ पे क्या लिखा गया, आपकी शब्द में रेखांकित किया गया है। इसमें कौन सा सर्वनाम है दोस्त, तो तुरंत आप जानिएगा निजवाचक सर्वनाम होता है। जब निजवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका भी कह दिया जाए, आपका, आपकी, आपकी, स्वयं, स्वतः, स्वतः, खुद, अपने आप, क्या लिखा जाए, अपने आप, या जितने भी शब्द होते हैं, यह सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यह सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे वाला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया कि निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है, अर्थात किस विकल्प में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो नाम धातु आप तो जानते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पदों में प्रत्यय लगाने पर जब क्रिया का निर्माण किया जाता है वही क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा गया कि मैं कपड़े धोकर खेलने गया, माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, मोर नाच रहा है, ठीक, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। अब आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। तो दोस्त यह आप बताएंगे मित्र कि यहाँ पर कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें नाम धातु क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब नाम धातु की बात होती है तो नाम धातु का मतलब क्या होता है, यह ध्यान रखिएगा। संज्ञा होती है, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पदों में प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाता है, नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पदों में प्रत्यय लगाने से क्या होता है, नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। तो मित्र यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर डी वाला उत्तर एकदम सही होगा। मेरी सारी संपत्ति हथिया ली गई। यहाँ पर एक शब्द आया है हथियाना, हथिया ली गई, या हथियाना क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यह हाथ शब्द से बना है। ठीक है, हाथ शब्द से क्या बना, हथिया बना है या हथियाना बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आपसे बात कही जाए तो यह क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक मूसरी, यह क्या हो जाती है, यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है, यह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। ठीक, किसका उदाहरण है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। मोर नाच रहा है, यह किसका उदाहरण है, यह कृदंत क्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है, मोर नाच रहा है या कृदंत क्रिया का उदाहरण होता है। अर्थात विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि किस क्रिया में नाम धातु का होता है। तो यहाँ नाम धातु क्या है, हथियाना। ठीक, तो हथियाना क्या हो गया, नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग। प्रश्न आपके सामने आया, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है।
तो यहाँ पे संख्यावाचक दिया गया है, सार्वनामिक दिया गया, परिमाण दिया गया, गुणवाचक दिया गया। ठीक, तो दोस्तों यहाँ सीधे सीधे बात क्या हो जाती है, नाप तोल की बात होती है तो परिमाण हो जाएगा, इसमें ज़्यादा आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सॉरी परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। आगे चलें। अब बात इसके आगे की आती है, इसके आगे की आती है, प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं हम। लिखा गया कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है क्या, समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है या विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे यह बताएंगे कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में कौन सा विषय, कौन सा अव्यय है, इसमें कौन सा अव्यय पूछा गया, तक को पूछा गया। तो तक तो विशेषण क्रिया विशेषण होता नहीं, संबंध भी नहीं होता, विस्मय भी नहीं होता, बचा आपके पास क्या, समुच्चय बोधक। ठीक है, क्या हो जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक, तक शब्द क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। अपने दिमाग में, अपने जहन में यह सारी चीजें बैठा कर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण में उपसर्ग है, उच्च है, उत है, उच्च है। यह 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो जो है इसमें आप बताएंगे कि इसमें क्या है, उच्चारण का विकल्प क्या है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग लिखा गया है, कौन सा उपसर्ग लिखा गया है, यह आप बताएंगे। तो मित्र ध्यान रखिए, उच्चारण जो शब्द होता है उसमें उत उपसर्ग लगा होता है। जैसे उत धन चारण कहा जाता है, उत धन चारण कहा जाता है, ता के बाद चा होगा, ता का परिवर्तन किसके साथ हो जाएगा, चा के साथ हो जाएगा। उसी तरह लिख क्या दिया जाएगा, उच्चारण लिख दिया जाएगा। ठीक, क्या लिख दिया जाएगा, उच्चारण लिख दिया जाएगा। और इस उच्चारण शब्द में अगर संधि पूछी जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, अब अगला देखिए, अगला लिखा गया कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए या है, ई है, इक है, आ है। तो देखिए जब सुत है, सुत जो लिखा गया या पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग बनाना होगा मित्र, आप प्रत्यय जोड़ देंगे, सुत का क्या हो जाएगा, सुता हो जाएगा। सुता शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक, सुता शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर है। ठीक है, विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर है। ठीक, अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा गया है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से क्या होता है, वंचित रहता है। इस वाक्य में यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो साधारण वाक्य है, आज्ञार्थक है, संयुक्त है या मिश्र है। तो अब दोस्त यहाँ पे हमने आपको यह बताया था, जहाँ किंतु परंतु लेकिन की बात आ जाएगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो वहाँ क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर है। यहाँ पर कहा जाएगा किंतु, परंतु, लेकिन, और, एवं, अथवा, तथा। ठीक, यह जितने भी वाक्य हैं, यह सारे के सारे वाक्य क्या कहलाएंगे, यह सारे के सारे जितने भी शब्द लिखे गए हैं यह हमेशा संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। जहाँ पर लगे रहेंगे वहाँ क्या निर्माण हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर यह होंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि तुम पढ़ाई करते तो अवश्य सफल हो जाते। क्या लिखा गया, बहुत सही बात कही गई, यदि तुम पढ़ाई करते तो अवश्य सफल हो जाते। तो फिर हम आपको कह रहे हैं यदि आप अगर लगातार 10 दिन और मेहनत कर लेंगे तो आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। हो सकता है आपका 23 को पढ़े, हो सकता है आपका 31 को पढ़े। ठीक, एग्जाम आपको कभी भी पढ़ सकता है। 31 को पढ़ेगा तो आपको 20 दिन पढ़ना है और 23 को पढ़ेगा तो आपको 13 दिन पढ़ना है। ठीक, लेकिन उसमें 2 दिन तो रक्षाबंधन की मिठाई खाने में चला जाएगा, तो 2 दिन घटा दिए, इसलिए हमने आपको बताया कि 10 ही दिन चलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त इसमें देखते हैं
लिखा क्या गया, यदि तुम पढ़ाई करते तो अवश्य सफल हो जाते। वाक्य में कौन सा काल है, हेतु हेतु मध्य भूत है, अपूर्ण भूत है, आसन्न भूत है, सामान्य भूत है। तो आपको मैं एक बात ऐसे ही बता देता हूँ, जहाँ यदि वदि लिखा रहेगा वहाँ हमेशा क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मदभूत हो जाएगा। ठीक, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मदभूत हो जाएगा, क्योंकि यह क्या काम करता है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भरता की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कहा गया यदि तुम पढ़ाई करते हैं तो अवश्य सफल हो जाते, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मदभूत हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, यह लाइन खींची गई, यह चिन्ह बना, यह चिन्ह बना। ठीक है, तो सीधी बात है बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यह क्या हो जाता है, पूर्ण विराम होता है। ठीक, क्या हो जाता है, पूर्ण विराम होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं, सॉरी, इसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। ठीक, अल्प विराम कहते हैं। तो यह इस तरह से यह हो गया, विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया, प्रणाम। प्रणाम का सही सन विच्छेद होगा, प्राधनमान होगा, प्राधन्नाम होगा, प्रणाधन्मा होगा, प्रोधनाम होगा। ठीक है, अब इसमें आप बताएंगे प्रणाम का सही सन विच्छेद क्या होगा। तो प्रणाम का भैया सही सन विच्छेद क्या हो जाएगा, प्राधन नाम हो जाएगा। कहा जाता है जैसे कि प्राधन नाम लिखा जाता है, तो प्राधन नाम मतलब क्या, यहाँ पे क्या आ जाता है, रा आ जाता है, रा के बाद ना होगा तो ना का अणा का साथ परिवर्तन हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रणाम बन जाएगा। ठीक, अणा यहाँ पर है। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया, पंचवटी। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। लिखा क्या गया, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययी भाव है, या तत्पुरुष है। तो आप बताएंगे पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो पंचवटी मतलब 5 पेड़ों की वाटिका की बात कर रहा है, तो सीधी बात है पहला पद क्या है, संख्यावाची है, तो विकल्प क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, विकल्प क्या हो जाएगा, सही द्विगु समास हो जाएगा। लिखा गया, वीरों का है कैसा वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है। यहाँ पे जो आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि वीरों का है कैसा वसंत, क्या लिखा गया है, वीरों का है कैसा वसंत किस रस की सृष्टि हुई है। तो विकल्प के आपके सामने क्या आया है, क्या क्या आया है, वीर रस है। उसके बाद फिर एक आपके सामने विकल्प आया, कौन सा है, श्रृंगार रस आया है। ठीक, उसके बाद एक अद्भुत रस आया है। उसके बाद फिर क्या आया है, विभत्स रस आया है। तो आप बताएंगे कि क्या हो गया, इसमें क्या होगा। तो बताइए। तो इसमें आप बताइए, इसमें किस रस की सृष्टि हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, यह वीरों का हो कैसा वचन है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है, जहाँ पे कहा गया था, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। तो यह कौन सा रस है भैया, यहाँ बताएंगे ना कौन सा रस है। तो इसमें सीधी सीधी बात हो जाती है, मतलब यहाँ पे कौन सा रस हो जाता है, वीर रस हो जाता है। ठीक, कौन सा रस हो जाता है, वीर रस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इस वीरों का हो कैसा वसंत में क्या है, किस रस की सृष्टि हुई है, तो वीर रस की हुई है। ठीक, बाकी और किसी रस की नहीं हुई है। लिखा क्या गया है, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में होते हैं 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु होता है। 1 जगण, 1 तगण, 1 जगण, 1 रगण होता है। ठीक, 12 क्रम से 12 वर्ण होते हैं। 1 तगण, 1 भगण, 1 जगण, 2 गुरु होते हैं। और उसके बाद फिर लिखा है 1 नगण, 2 भगण, 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रुत विलंबित छंद क्या है, एक वर्णिक छंद होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, यह कैसा छंद है, वर्णिक छंद होता है। और वर्णिक छंदों में गणों की प्रधानता होती है, गणों की
प्रधानता होती है, प्रधानता होती है, ठीक। और गणों की जो संख्या होती है, संख्या गणों की संख्या कितनी होती है मित्र? 8 होती है। 8 जो होती है वह क्या होती है? यमाता, राजवंशलगा होती है। तो जो द्रुत विलंबित छंद के क्रमिक लक्षण बतलाया गया है, तो वहाँ एक नगण, दो भगण, एक रगण के साथ कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर है। बाकी यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, ठीक। क्लियर है? अगला देखिए, कहा गया बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, आत्म तारा घट उषा नगरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, यमक है। तो ध्यान रखें, बीती विभावरी जाग रही, ठीक। इस जो पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार होता है, ठीक। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। सीधा सीधा इसका उत्तर होता है कौन सा? रूपक अलंकार होता है, ठीक है। लिखा गया है रज्जु। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है मछली है, मेढक है, रस्सी है, घोड़ा है। यह 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही है? तो सीधे से एक उत्तर देंगे आप, क्या देंगे? रस्सी देंगे, क्योंकि इसमें कोई व्याख्यात्मक रूप नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? पूजनीय कहा जाता है, पूज्य कहा जाता है, पूजनीय कहा जाता है, पूजनीय कहा जाता है। तो इसका भी एक सीधा सा उत्तर है भैया, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं। तो वह क्या कहे? जो पूजा के योग होता है वह क्या होता है? पूजनीय होता है, ठीक है। क्या हो जाता है? विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, पूजनीय होता है, ठीक है। क्लियर है? अगला देखिए, लिखा गया है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रवि है, भास्कर है, हंस है, सारंग है, ठीक। तो इसके आप बताइएगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यह आप बताएंगे, तो बताइए कि कौन सा नहीं है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है? तो नहीं है तो क्या नहीं है? सारंग नहीं है। क्या नहीं है? सारंग नहीं है। सारंग किसका पर्यायवाची शब्द है? सारंग हिरण का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? हिरण का पर्यायवाची शब्द है, ठीक। हिरण का क्या है? या पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। यह ध्यान रखिए, सारंग किसका पर्यायवाची शब्द है? हिरण का है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया उल्लास। उल्लास का विलोम शब्द कौन सा होगा? उल्लास का हर्ष होगा, विषाद होगा, कष्ट होगा, नैराश्य होगा। उल्लास मतलब क्या होता है? खुशी, ठीक। और नैराश्य मतलब होता है दुखी, ठीक है। तो भैया ध्यान रखिएगा, उल्लास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नैराश्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या होता है? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना होता है, मौज करना होता है, फुर्सत में बंसी बजाना होता है, बेरोजगार होना होता है, ठीक है। अब आप हमें बताएंगे चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो यह आप बताएंगे कि यहाँ भैया देखिए साइकिल की चैन उतार के तो बांसुरी बनाई नहीं जा सकती, गलत हो गया है। मौज करना होता है, फुर्सत में बंसी बजाना होता है, बेरोजगार होना होता है। चैन की बंसी बजाना जब होता है तो भैया क्या होता है? मौज मस्ती करना, जो बिना किसी टेंशन के। ऐसे नहीं कि हम आपको तैयारी करने के लिए परेशान हैं, हम चैन की बंसी नहीं। जो एकदम पड़ा है, आराम से सोया, अब सो के उठा होगा, 9:30 बज रहे ना, अब किसी तरीके से सो के उठा होगा या तो सो रहा होगा, ठीक है। उठेगा, आराम से ब्रश व्रश करेगा, खाएगा, पिएगा, फिर सोएगा, फिर मतलब उसके किसी प्रकार कोई तनाव नहीं है। वही क्या कर रहा है? चैन की बंसी बजा रहा है। हमारे और आपकी तरह नहीं है कि आप ले किताब बैठे हो, पुलिस की एग्जाम है 30 तारीख से, कब हमारा पड़ जाए हम पढ़ें। और हमारा भी नहीं है कि हमारी तरह होगी सुबह यार 8 बजे चलो, नहीं तो क्लास ऑनलाइन वाली छूट जाएगी। मतलब ऑनलाइन क्लास लेना है तो एकदम 8 बजे आ ही जाना है, क्योंकि उसमें नहीं लेट लतीफ़ नहीं होता है। और बाकी ऑफलाइन हो तो 10-5 मिनट तो खिंच ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम लोग चैन की बंसी कहाँ बजा रहे हैं? हम लोग चैन नहीं है। इस चैन साइकिल वाला चैन है कि हर जगह 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 छेद है। हर जगह जहाँ बंसी बजाते हैं, जहाँ से आवाज़ ध्वनि फूंकते हैं, वहीं से फर से निकल जाती है, कहीं कुछ है ही नहीं, बस भागना भागना है, ठीक है। तो यह जो मौज मस्ती करते हैं, तो मौज मस्ती करना क्या हो जाता है? चैन की बंसी बजाना होता है, ठीक है। अगला देखिए, लिखा गया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। मेघ है, ठेस है, भौरा है, जेठ है। तो आप इसको बताएंगे कि इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है यह आप बताएंगे मैं।
तो आप बताइए कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो यह आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्र, क्या हो जाता है, भौरा। भौरा क्या हो जाता है, तत्सम शब्द हो जाता है। ठीक है, भौरा क्या हो जाता है, तत्सम शब्द हो जाता है। यह ध्यान रखिएगा कि भौरा क्या हो जाता है, तत्सम शब्द हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। तो भौरा क्या हो गया, तत्सम, बाकी सब क्या है, तद्भव हैं। अगला लिखा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है। हतोत्साह है, हतोत्साहित है, हतोत्साह है, हतोत्साह है। ठीक, तो इसमें से आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। इसमें आप बताएंगे शुद्ध शब्द कौन सा है, हतोत्साहित है। विकल्प नंबर बी वाला एकदम सही उत्तर है, हतोत्साहित। यह भी गलत है, यह भी सब गलत है, लेकिन यहाँ हतोत्साहित जो है वह एकदम सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया कि अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक किताब खरीदे, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी है, मैंने घोड़ा देखा है। राम ने कहानी सुनी है, राम कहानी सुना है, सुनी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देखिए, यहाँ पे कहानी सुना है, यह भी वाक्य। सीता ने खाया, सीता ने खाया है, यहाँ खाया नहीं, यहाँ है लगाना चाहिए। ठीक, खरीदी है, किताब खरीदी, खरीदे नहीं होना चाहिए। तो विकल्प आपके सामने क्या हो गया, एक ही बच्चा, वो मैंने घोड़ा देखा है। हमने भी घोड़ा देखा है। ठीक, आपने भी घोड़ा देखा होगा, जितने लोग हैं हमारे साथ में सबने घोड़ा देखा होगा। मतलब घोड़ा तो देखना ये प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, चाहे मोबाइल में देखें चाहे सही वाला देखे हों। ठीक है, तो घोड़ा सबने देखा है। एक मिनट रुक जाइए, हमारा हाथ गड़बड़ जगह छू गया भाई। आ गए हम, घबराया तो था, घबरा गए थे, लेकिन आ गया लौट के, खुश हो गए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, विकल्प नंबर डी 28 का डी वाला एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा गया सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है। आकर, आकार, खाना और आकृति। ठीक, निर्जर और निर्झर, शून्य और झरना। ठीक, सर सर। ठीक, बाण और भला आदमी, इनमें से कोई नहीं। तो मित्र यहाँ पे कौन सा हो जाए, विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर है, निर्जर। निर्जर का मतलब क्या होता है, शून्य और झरना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया निम्न में शब्द युग्म नहीं है। सही शब्द युग्म नहीं है। सर्ग अध्याय है, स्वर्ग देवलेख है। ठीक, अवधान सावधान है, अवधान मनोयोग है। ठीक, सही नहीं है पूछा गया है। इंदु चंद्रमा है, इंद्र श्रुपति है। ठीक, यम मृत्यु के देवता हैं, याम प्रहार है। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि कौन सा सही युग्म नहीं है, कौन सा सही युग्म नहीं है। तो आप बताइए कौन सा सही युग्म नहीं है। तो इसमें आप हमें बताएंगे क्या। तो देखिए अवधान सावधान, अवधान मनोयोग, यह जो है विकल्प सही नहीं है। बाकी सारा का सारा विकल्प सही है। तो इसको आप अपने किताब में, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एकदम सही उत्तर है। ठीक है, अगला जो प्रश्न होता है, अगला जो लिखा जाता है, कहा जाता है कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ था। जफरनामा, खाली बाली, किताबुल हिंद, इनमें से कोई नहीं। तो भैया हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, किताबुल हिंद में हुआ था। यह ग्रंथ किसका है, अल बरूनी का है। किसका है, अल बरूनी का है। अल बरूनी एक मुस्लिम इतिहासकार था जो विदेश से कहाँ आया था, भारत आया था। इसने ही क्या काम किया था कि यहाँ पर आकर सबसे पहले अपने ग्रंथ अल हिंद में, अल हिंद ग्रंथ था, उस अल हिंद ग्रंथ का एक हिस्सा है किताबुल हिंद, इसमें उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्त इस तरह से आज की हमारी श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। पुनः हम अपने दूसरे टेस्ट श्रृंखला के साथ आप लोगों के सहयोग से लगातार हम आपको एक नई श्रृंखलाओं को दे रहे हैं। तो आपके लिए हम दूसरी टेस्ट श्रृंखला लेकर आएंगे कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग इतनी देर तक हमारे साथ रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।